नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, प्रिय छात्रों, ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट वन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, व्याकरण के क्रम में आज हम देखेंगे विराम चिन्ह। विराम क्या होता है? किसी वाक्य को लिखने अथवा पढ़ने में जो उचित ठहराव होता है उसे ही विराम कहते हैं, और जो चिन्ह या वह जो संकेत उसको प्रदर्शित करते हैं उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो दोस्तों, विराम चिन्ह के प्रकार कितने होते हैं ये देखते हैं हम। विराम चिन्ह कितने होते हैं? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उप विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक अव्यय चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, निर्देश चिन्ह, लोप चिन्ह, लाघव चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह। यहाँ पे रुक्ति गलत दिया है, पुनरुक्ति, त्रुटि चिन्ह, इसको हंसपद त्रुटि या हंसपद त्रुटि चिन्ह कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसको अलग से हम देखेंगे कैसे इसका प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार, तो पहले प्रकार के अंतर्गत देखते हैं पूर्ण विराम। किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है कि वह वाक्य खत्म हो गया है। पूर्ण विराम ऐसे प्रदर्शित करते हैं का प्रयोग प्रश्न सूचक और विस्मयादि सूचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। दोस्तों, प्रश्न सूचक इस तरह से होता है और विस्मयादि सूचक इस तरह से होता है। तो इसको छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। इसको खड़ी पाई या सीधी लाइन के रूप में देखते हैं और जानते हैं। जैसे श्याम ने खाना खा लिया है, ये पूर्ण विराम चिन्ह का प्रदर्शन है। यहाँ पे वह कल आएगा, यहाँ पे ये पूर्ण विराम चिन्ह है। तुम घर चले जाओ, यहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह है। दूसरा है अर्ध विराम। दोस्तों, अर्ध विराम का चिन्ह ऐसे होता है, तो जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य को खत्म न किया जाए तो वहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या कहा जाए कि जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम विराम लेना हो और अल्प विराम की अपेक्षा ज़्यादा विराम रुकना हो, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगति कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पे ये पूर्ण विराम है और यहाँ पे अर्ध विराम है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जिसे मैंने अपना दोस्त समझा वही आस्तीन का सांप निकला, तो यहाँ पे ये अर्ध विराम है, यहाँ पे ये पूर्ण विराम है। दोस्तों, पूर्ण विराम ऐसे संकेत के रूप में प्रदर्शित करते हैं और अर्ध विराम ऐसे। अल्प विराम क्या होता है? जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए वाक्य में अर्ध विराम से ज़्यादा परंतु पूर्ण विराम से कम विराम कम देर रुकना हो, लेना हो, वहाँ अल्प विराम ऐसे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, श्याम जरा इधर आना। तो श्याम यहाँ पे क्या है? श्याम के बाद ये जो संकेत है इसको ही अल्प विराम कहते हैं। जरा इधर आना। हाँ, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो इसमें ये हाँ के पास जो है वो अल्प विराम है। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में भी किया जाता है। देखते हैं कहाँ कहाँ किया जाता है। अंकों को लिखते समय हम अल्प विराम कर देते हैं। इंग्लिश में इसको कॉमा कहते हैं। हाँ और नहीं के बाद नहीं या काम नहीं हो पाएगा, यहाँ पे अल्प विराम है। एक ही प्रकार के शब्द के प्रयोग या एक ही प्रकार के वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर भाग शेर आ गया। तारीख और महीने के लिखने के बाद 23 जनवरी 1897, तो यहाँ पे भी अल्प विराम का प्रयोग हुआ है।
को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो इस तरह से है। प्रश्न चिन्ह क्या होता है? प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नसूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, अर्थात जिस वाक्य में किसी प्रश्न सवाल के पूछे जाने के भाव की अनुभूति हो, वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है। तुम तो यहाँ के नहीं लगते, यहाँ पे प्रश्नवाचक है। यह तो तुम्हारा घर नहीं है, ये प्रश्नवाचक है। तुम तो आज यहाँ नहीं आने वाले थे, ये प्रश्नवाचक है। प्रायः प्रश्नवाचक सूचक शब्द जैसे क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किस लिए आदि का प्रयोग जिन वाक्यों में होता है वहाँ वाक्य के अंत में प्रश्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ क्या प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए ये यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जहाँ जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा उसको प्रश्न चिन्ह कहा जाता है। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ, तुम दिल्ली कब आए। तो दोस्तों ये क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, इन सब प्रश्नवाचक शब्दों की वजह से यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी प्रयुक्त हुए हैं, तो इसलिए प्रश्न चिन्ह कहलाते हैं। आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह। विस्मयादि सूचक शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि भावों का बोध कराने के लिए किया जाता है। विस्मयादि बोधक जैसे ओह, छी, अरे, अरे, यार, शाबाश, अच्छा, हाय, हे, भगवान, काश के अंत में आश्चर्य चिन्ह का या विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, वाह क्या सुहावना मौसम है, वाह क्या आलीशान घर है, अरे तुम यहाँ, ओह यह तो उसके साथ बुरा हुआ है, छी कितनी गंदगी है। हर्ष, उल्लास, विषाद इत्यादि को प्रदर्शित करने के लिए जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वहाँ पे उस शब्द के बाद ही विस्मयादि बोधक चिन्ह या आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसलिए ये आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे सभी वाक्यों में देखने को मिल रहा है। तो ये आश्चर्य चिन्ह के उदाहरण हैं। छठा है विराम चिन्ह के अंतर्गत छठा प्रकार निर्देशक चिन्ह या इंग्लिश में डैश बोलते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, या संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह भी इसको कहा जाता है। निर्देशक चिन्ह जिसे संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह भी कहा जाता है, कुछ इस रेखा चिन्ह भी कहते हैं। इस रेखा मतलब ऐसे रेखा, यहाँ पे छूट गया है थोड़ा। इसका प्रयोग निम्नलिखित दशा में किया जाता है, किसी के द्वारा कई बात को दर्शाने के लिए। जैसे इसका उदाहरण दिखा रहा है, प्रधानाध्यापक ने कहा, तो यहाँ पे निर्देशक चिन्ह, कल विद्यालय में अवकाश है। तुम मुझे खून दो, यहाँ अल्प विराम है, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा है, सुभाष चंद्र बोस। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की कथनी या किसी भी व्यक्ति की कथनी के बाद जो डैश होता है उसको निर्देशक चिन्ह कहा जाता है। पहले आपका रहेगा वाक्य, उसके बाद डैश लिख के उस व्यक्ति का नाम लिखा रहेगा जिसने उस वाक्य को कभी कहा है। तो किसी शब्द की पुनरावृत्ति होने पर अर्थात एक ही शब्द के बार बार लिखे जाने पर उनके मध्य बीच में संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम, दो दो हाथ हो जाएं, 100 कोस तक पानी का नामो निशान न था, कभी कभी मैं ख्यालों में खोसा जाता हूँ। तो यहाँ पे कभी कभी 100 दो दो के बीच में जो डैश या योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है वो भी निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह या सामसिक चिन्ह इसी को कहते हैं। युग्मों के रूप में जैसे खेल में तो हार जीत लगी रहती है, यहाँ पे भी योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह है। कुछ खाया पिया करो, बहुत कमज़ोर हो गए, यहाँ खाया पिया में योजक चिन्ह। तुलनावाचक सा, सी, से के पहले जैसे झील सी, सागर सी, चीते सी, ये सब संयोजक चिन्ह है।
या निर्देशक चिन्ह है, या संयोजक चिन्ह, या सामसिक चिन्ह है। यहाँ पे सातवां है कोष्टक, इसको छोटा कोष्टक, लघु कोष्टक, इसको मझला कोष्टक, और इसको कोष्टक या बड़ा कोष्टक भी कहते हैं। जैसे दशहरे के अवसर पर दशानन कोष्टक में दिया रावण के पुतले का दहन किया जाता है। तो यहाँ पे रावण दशानन के बदले प्रयोग किया गया, तो इसको छोटे कोष्टक में, लघु कोष्टक में दर्शाया गया। राजेंद्र प्रसाद इनकी एक और विशेषता, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इसलिए इसको लघु कोष्टक में प्रदर्शित किया गया। का जन्म 3 दिसंबर अल्पविराम 1884 को हुआ था। तो इस तरह से कहा कि हिंदी साहित्य लेखन में लघु कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, हमेशा जोड़ी में होते हैं ये। नेक्स्ट है अवतरण चिन्ह या अवधरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, या उद्धरण चिन्ह इसको कहा था। किसी वाक्य में किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य शुरू होने से पहले ऐसे और बंद होने से ऐसे। गोदान को मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। तो ये गोदान में जो चिन्ह प्रयुक्त हुआ है यहाँ पे, इसको ही अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह कहते हैं। हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ महाभारत है, तो महाभारत में अवतरण चिन्ह का उपयोग हुआ है। किसी और के द्वारा लिखे गए या कहे गए वाक्य या शब्दों को ज्यों कहते हैं लिखने के लिए अवतरण चिन्ह का उदाहरण इसे का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरिवंश राय बच्चन ने कहा, मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, इसलिए यहाँ पे उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उपविराम क्या होता है? इसको अपूर्ण विराम भी कहते हैं। 2 बिंदु रहेंगे उसको अपूर्ण विराम या उपविराम कहते हैं। ये शब्द को अलग दर्शाना हो, वहाँ उपविराम अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। तो यहाँ विज्ञान के बाद जो चिन्ह प्रयोग है उसको अपूर्ण विराम कहते हैं, उपविराम कहते हैं। उदाहरण राम घर जाता है, ये भी यहाँ पे अपूर्ण विराम है या उपविराम इसको कहते हैं। विवरण चिन्ह क्या है? विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचनाएं, निर्देश आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें। निम्नलिखित आ जाए या निम्न आ जाए, उसके बाद जो भी कहना हो कहा जाए, तो वहाँ पे जो चिन्ह का प्रयोग होता है उसे ही विवरण चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्हों के अंतर्गत 11वां प्रकार देखते हैं, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह ऐसे होता है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह इस प्रकार का होता है, का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य या वाक्य के अंश को दोबारा लिखने का श्रम बचाने के लिए, मेहनत बचाने के लिए पुनरुक्ति सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे इस तालिका से देख सकते हैं, क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 है। इस तरह से और भी नाम हो सकते हैं, 5वां 6ठा ऐसे ही पढ़ता जाएगा। दानकर्ता का नाम यहाँ पे दिया राम, 100 रुपये दिए। अगर श्याम भी 100 रुपये दिए तो इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति सूचक
पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया। प्रकाश ने भी 100 रुपये दिए तो यहाँ पे पुनरुक्ति सूचक शब्द। आकाश ने भी 50 रुपये दिए, फिर इसके बाद अगर कोई नीलेश या महेश ने 50 रुपये दिए तो इस तरह से हम पुनरुक्ति सूचक का प्रयोग करेंगे। साफ साफ इसमें है कि वाक्य के अंश का दोबारा लिखने का मेहनत जो बचाया जाता है उसको ही पुनरुक्ति सूचक का चिन्ह कहते हैं। लाघव चिन्ह क्या होता है? लाघव चिन्ह एक जीरो की तरह होता है, एक बिंदु तो नहीं कह सकते हैं इसको, शून्य। किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शून्य की तरह होता है परंतु इसको लाघव चिन्ह हिंदी में कहा जाता है। जैसे डॉक्टर को संक्षेप में लिखने के लिए डा लिख के, मतलब उस शब्द का पहला वर्ड लिख के उसके बाद ये लाघव चिन्ह लगा देंगे तो इसका मतलब कि ये शब्द पूरा हो गया और उसका पूरा अर्थ लेंगे। डा लिखा है तो डॉक्टर, प्रो लिखा है तो प्रोफेसर, उ लिखा है तो उत्तर और प्र लिखा है तो प्रदेश। तो इसी को लाघव चिन्ह कहते हैं। जो शून्य जैसा दिख रहा है वो लाघव चिन्ह होता है। लोप चिन्ह क्या होता है? कुछ लिखने के बाद डैश डैश लिख दिया, डैश डैश नहीं, पॉइंट बिंदु लिख दिया। डैश में तो योजक हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लिख दिया तो लोप चिन्ह हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण अंश छोड़ दिया जाता है फिर उसके बाद कथन शुरू किया जाता है। या प्लस भी लोप चिन्ह के लिए प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़ दिया जाता है तो वहाँ पे लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं टिकट ले आऊँगा पर डैश डैश मैं साथ नहीं चलूँगा, तो यहाँ पे कुछ और कहना चाहता था, उसको लोप करने के लिए यहाँ पे बिंदु या डॉट का प्रयोग कर दिया, उसी को लोप चिन्ह कहा जाता है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दोस्तों दीर्घ उच्चारण चिन्ह क्या होता है? मात्राएं ह्रस्व होती हैं या उसको लघु कहते हैं, और मात्राएं दीर्घ होती हैं। तो लघु मात्रा के लिए तो एक सीधी पाई लिख देते हैं और दीर्घ मात्रा के लिए इस तरह अंग्रेजी की स्मॉल कैपिटल एस की तरह बनाते हैं, तो वो होता है दीर्घ मात्रा। जब वाक्य में किसी शब्द विशेष के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है तो वहाँ दीर्घ उच्चारण ऐसे प्रदर्शित करते हैं। छंद में दीर्घ मात्रा का, की, कु, के, कै, को, कौ इत्यादि दीर्घ मात्राएं होती हैं और लघु मात्रा क, की, कु, के को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे देखत भृगुपति वे सुकराला, इसमें 16 मात्राएं हैं। इसको पूरा जोड़ा जाए तो इसमें 16 मात्राएं हैं। ये जो सीधी पाई है उसको एक मात्रा, और जो इसमें सीधी पाई उसको एक मात्रा, और जो एस की तरह बना हुआ है, अंग्रेजी के लेटर एस की तरह बना हुआ है, उसको दीर्घ मात्रा या इसको दो मात्रा के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं, दीर्घ मात्रा है ये, लघु मात्रा है, दीर्घ मात्रा है ये, लघु मात्रा है ये 2 दीर्घ मात्रा है। तो 2 दीर्घ मात्रा इधर और 1 दीर्घ मात्रा इधर, 2 1 3 दीर्घ मात्राएं हो गई। 3 दूना के 6 मात्राएं, और साथ साथ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 इधर, 2 4 2 6 और 2 8 लघु मात्राएं 8 मात्राओं के बराबर होंगी। 8 10 2 12 2 14 2 16, 2 3 4 दीर्घ मात्राएं 8 मात्राओं के बराबर,
और 8 मात्रा है ही, 8 8 16 मात्रा होगी। तो इस तरह से दीर्घ उच्चारण चिन्ह के लिए इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह। हंस पद, भाई हंस के पैर, पैर पद मतलब पैर होता है, हंस का पैर। और कोई हंस बनाया जाता है ऐसे, तो इसके पैर ऐसे बनते हैं। तो हिंदी में उसी हंस के पैरों को ही हंसपद बोला जाता है, उसी से ये निर्माण हुआ है। तो यह त्रुटिबोधक चिन्ह हो गया। जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अक्षर लिखने में छूट जाता है, छूटे वाक्य के नीचे हंसपद का प्रयोग कर छूटे शब्द को ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, राम कल जाएगा, किसी ने जल्दी जल्दी में लिख दिया। बाद में सोचा कि दिल्ली भी लिखना था, भूल गया, अब कैसे लिखे। तो यहाँ पे एक ऐसा चिन्ह बना देगा, हंसपद का चिन्ह बना देगा, वो भी विराम चिन्ह के अंतर्गत आता है। तो ये हंसपद जो चिन्ह है इस तरह से बना के ऊपर लिख देगा, तो वो वाक्य पूरा माना जाएगा। राम कल दिल्ली जाएगा, इस तरह से आपका हंसपद त्रुटि चिन्ह। जैसे वह गया, अब बाद में पता चला कि वह बाजार गया, तो यहाँ पे हम ऐसे हंसपद लगा देंगे और यहाँ पे बाजार लिख देंगे, तो वाक्य पूर्ण हो जाएगा, वह बाजार गया। तुल्यता सूचक, इसको गणित में बराबर का चिन्ह बोलते हैं। बराबर या तुल्यता, तुल्यता मतलब दोनों की तुलना की जा रही है और दोनों एक दूसरे के समान है, इसलिए इसको तुल्यता चिन्ह कहा जाता है। किसी शब्द अथवा गणित के अंकों के मध्य की तुल्यता, समानता, बराबरी आदि को दर्शाने के लिए तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तुल्यता सूचक इस तरह से होता है, जैसे अशिक्षित और अनपढ़ एक दूसरे के समान है, तुल्य मतलब समान है, इसलिए यहाँ पे तुल्यता चिन्ह का प्रयोग हुआ है। 4 और 4 बराबर 8, तो यह भी तुल्यता, एक दूसरे के समान है। अ और ब, यहाँ पे तुल्यता चिन्ह मतलब अ और ब एक दूसरे के समान है, इसलिए यहाँ पे तुल्यता चिन्ह का प्रयोग हुआ है। समाप्ति सूचक चिन्ह क्या होता है? एक जीरो बनाएंगे, दोनों तरफ से योजक का चिन्ह बना देंगे, तो वाक्य समाप्ति सूचक हो जाता है। जैसे ये पूरी कहानी मान लीजिए है, लिख दिया, पूरी कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई, यहाँ पे आते आते ख़त्म हो गई, तो यहाँ पे हम ऐसे और एक जीरो और एक योजक, पहले योजक फिर जीरो शून्य और एक योजक, इससे ये पता चलेगा कि ये वाक्य समाप्त हो गया है। तो इसी वाक्य को इसी चिन्ह को समाप्ति सूचक चिन्ह कहा जाता है। टीका सूचक, कोई टीकाएँ लिखी जाती हैं तो इस तरह से उसके अंत में लिखा जाता है, ये टीका सूचक। पाद चिन्ह, ये एक योजक ऊपर नीचे दो दो एक एक बिंदु हो जाएगा, उसको पाद चिन्ह कहते हैं। तो हमने आज देखे कि कम से कम 19 प्रकार की विराम चिन्ह हैं, एक एक करके हमने पढ़े। सभी पुनरुक्ति, अवतरण या उद्धरण, कोष्टक, निर्देशक, आश्चर्य, विस्मयादि, अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम, ये विराम चिन्ह के प्रकार हमने पढ़ा। कम से कम 19, और किताबों में तो 8-9 ही दिया हुआ है रहता है, परंतु आज हमने पूरा कवर किया है
कि आपका विराम चिन्ह से संबंधित कोई भी प्रकार छूटे ना। ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया आपके लिए। आइए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। विराम चिन्ह हिंदी में जो प्रयोग किया जाता है उसके वर्कशीट या इसके हम प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न भी हम 3 प्रकार के लिए हैं। पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, उसके बाद सही गलत का निशान वाला रहेगा, और इसके साथ आपको और भी प्रकार के प्रश्न रहेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित विराम चिन्ह का सही नाम बताइए। ये विराम चिन्ह है। तो दोस्तों, इस तरह से विराम चिन्ह जो होता है उसको आपने देखा है सभी प्रश्नवाचक वाक्यों में। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जो बीच में या पहले अगर शब्द आ जाता है तो उसके बाद जो विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं उससे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं या प्रश्न सूचक चिन्ह भी कहते हैं। इसलिए हमारा सी ऑप्शन चला जाएगा। यहाँ पे दूसरा है, निम्नलिखित विराम चिन्ह का सही नाम बताइए। ये विराम चिन्ह है। दोस्तों, आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि इसको अल्प विराम कहते हैं, इसको अल्प विराम कहते हैं, इसको ऐसे इसके ऊपर अर्ध विराम हो जाएगा, और ये पूर्ण विराम। पहले अल्प विराम, इसके ऊपर बिंदु, अर्ध विराम, और एक सीधी लाइन रहेगी, या हिंदी में उसको खड़ी पाई बोलते हैं, तो इसलिए इसको पूर्ण विराम। ये हो गया अल्प विराम, ये हो गया अर्ध विराम, और ये हो गया पूर्ण। एक सीधी लाइन रहेगी, सीधी लाइन, उसको सीधी लाइन को पूर्ण विराम। तो इतना ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इस चिन्ह का सही नाम बताइए। विराम चिन्ह जो यहाँ पे दिखाया है इसका सही नाम बताना है, तो ये हो जाएगा अल्प विराम। सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। निम्नलिखित विराम चिन्ह का सही नाम बताइए। ये विराम चिन्ह अभी आपको बताया कि ये वाला अल्प विराम होता है, और ये वाला अर्ध विराम होता है, और ये वाला पूर्ण विराम होता है। तो यहाँ पे इस विराम चिन्ह का सही नाम बताना है, तो ये हो जाएगा अर्ध विराम। इसको क्लियर कर लीजिए, भूलेगा कभी नहीं। निम्नलिखित विराम चिन्ह का नाम बताइए। सही नाम बताना है। ये विराम चिन्ह आपने देखा उपविराम, ये 2 वाक्यों या 2 शब्दों को अलग करने के लिए उपविराम का प्रयोग होता है। इसको अपूर्ण विराम के नाम से भी जानते हैं। आप पिछली साइड में फिर से बैक करके देख लीजिएगा। तो ये उपविराम या अपूर्ण विराम इसको कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। 5वां प्रश्न है, बहुविकल्पी का आखिरी प्रश्न है ये। निम्नलिखित विराम चिन्ह का सही नाम बताइए। दोस्तों, ये योजक चिन्ह का है। विराम चिन्ह की वर्कशीट नंबर 2, इसमें सही गलत का चिन्ह लगाना है। निम्नलिखित वाक्य में सही और गलत का चिन्ह लगाना है। वाक्य की समाप्ति पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। दोस्तों, वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम की चिन्ह लगाते हैं। इसका चिन्ह इस तरह से होता है, इसलिए ये गलत है, गलत है। किसी के कथन को प्रस्तुत करने के लिए उद्धरण चिन्ह लगता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। समुच्चय बोधक से पहले पूर्ण विराम लगता है। समुच्चय बोधक से पहले पूर्ण विराम लगता है। दोस्तों, अल्प विराम लग सकता है, अर्ध विराम लग सकता है, परंतु पूर्ण विराम नहीं लग सकता है। समुच्चय बोधक से पहले पूर्ण विराम नहीं लगता है। पूर्ण विराम अंत में लगता है वाक्य के।
तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत है, बी के साथ चला जाएगा। वाक्य में किसी शब्द के छूट जाने पर हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। वाक्य छूट जाता है तो जैसे राम गया, ये पूरा वाक्य है परंतु याद आया कि राम दिल्ली गया, तो यहाँ पे दिल्ली लिखना होगा, तो यहाँ पे हम हंस पद का प्रयोग करेंगे, हंस पद चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य में किसी शब्द के छूट जाने पर हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। 5वां है वाक्यांशों के विषय में सूचना या निर्देश देने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सूचना या निर्देश देने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। निर्देश देने के लिए निर्देशन चिन्ह होता है। दोस्तों, विराम चिन्ह का वर्कशीट नंबर हम 3 करते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से सही विराम चिन्ह का चिन्ह युक्त वाक्य को चुनिए। यहाँ पे वाक्य 3 प्रकार के दिए गए हैं और चुनना है कि विराम चिन्ह युक्त कौन सा वाक्य सही है। सोहन, मोहन, वेदांत और राम मेला देखने गए हैं। ये बिल्कुल सही लग रहा है। सोहन, मोहन, इसमें कामा तो है ही नहीं, सब नाम एक ही साथ नहीं होना चाहिए, इसमें अल्प विराम होने की ज़रूरत है, इसलिए ये अल्प विराम है नहीं, इसलिए ये वाक्य तो बिल्कुल गलत है। सोहन, मोहन, वेदांत और राम मेला देखने गए हैं, इसमें भी अल्प विराम नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। इसलिए हमारा ऑप्शन पहले के साथ ही चला जाएगा। सोहन, मोहन, वेदांत और राम मेला देखने गए हैं। दोस्तों, लिखने के साथ साथ उसको पढ़ने का तरीका भी थोड़ा विराम देकर होना चाहिए। निम्नलिखित वाक्य में से सही विराम चिन्ह का चिन्ह युक्त वाक्य चुनिए। संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा के भेद हैं अगर ऐसे कह रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पे उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। उद्धरण नहीं, उद्धरण तो किसी वाक्य को कहने के लिए निम्नलिखित या भेद किसी प्रकार बताए तो वहाँ पे इस तरह से चिन्ह का प्रयोग होता है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, या तो अगर एक लाइन से नीचे है तो इसके लिए ये दूसरा ऑप्शन ही सही है। संज्ञा के भेद, यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, संज्ञा के भेद है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए कोई योजक चिन्ह या कोई अल्प विराम ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। संज्ञा के भेद हैं व्यक्तिवाचक, भाववाचक, तो यहाँ पे ये योजक चिन्ह है, ये बिल्कुल गलत हो गया, इसलिए हमारा ऑप्शन दूसरे बी के साथ चला जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य को चुनिए। राधा चिल्लाते हुए निकल जाओ यहाँ से। यहाँ पे राधा के बाद अल्प विराम तो होने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए बिल्कुल गलत है। राधा, ये अपूर्ण विराम, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राधा चिल्लाते हुए निकल जाओ यहाँ से, ये वाक्य बिल्कुल सही है, परंतु इसका ये जो उद्धरण चिन्ह है ये ऐसे बनना चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य को चुनना है। आप कौन हैं, आप कौन हैं और आप कौन हैं। यहाँ पे अर्धविराम है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, और आप कौन है यहाँ पे पूर्ण विराम है। तो दोस्तों, कौन एक ऐसा शब्द है जिससे प्रश्न करने की प्रतीति हो रही है, प्रश्न करना मालूम पड़ रहा है, इसलिए हमारा चिन्ह भी प्रश्नवाचक होना चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। आप कौन हैं, ये इस तरह का चिन्ह इसमें प्रयोग हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित वाक्य में सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य को चुनना है।
मेला लगा था, लोग चीज़ें खरीद रहे थे। ये अल्प विराम है, यहाँ पे थोड़ा ठहराव और होना चाहिए। इस मेला लगा था, ये अपूर्ण विराम, ये तो बिल्कुल गलत है। मेला लगा था, लोग चीज़ें खरीद रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे अर्ध विराम है, इसलिए ये वाक्य थोड़ा ठहराव ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। दोस्तों विराम चिन्ह हमने पढ़ा, पूरी गंभीरता से हमने विराम चिन्ह पढ़ा और आपको इस पे आधारित 15 क्वेश्चन भी करवाए। और इससे संबंधित कोई त्रुटि हो या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या इस प्रकार के विराम चिन्ह को और आप किस तरह से जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कमेंट लीव ए कमेंट, एक कमेंट छोड़िए और ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट 1 से पूरा सहायता लीजिए। और इस तरह से आपको व्याकरण से संबंधित सभी वीडियो दिए जाएंगे, आप इस चैनल पर बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑल पर कर दीजिए, ताकि आपको बहुत सारे वीडियो मिले तो आप तुरंत उसको देखिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को पूरी तरीके से सुदृढ़ करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर चूजिंग ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट 1 चैनल। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।